प्रोफेसर अखिल स्वामी सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ इसी सवाल को लेकर के, चूंकि आप लगातार उस सियासत को देख रहे हैं राजस्थान की, तो सर ये अचानक से इतना बड़ा कदम उठाने की कि स्थानीय नेताओं को पीछे कर दिया गया और अब केंद्रीय स्तर के नेताओं को आगे ला करके चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, उसकी परिवर्तन यात्रा को लेकर के आगे बढ़ना पड़ा है। आखिर अचानक ऐसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई सर राजस्थान में? देखिए, ये उसी प्रकार की राम प्रकाश जी स्थिति है जैसे जो खिलाड़ी होता है ना, अपने कार्ड्स को बार बार शफल करता है, रीशफल करता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 मुख्य स्टाइल्स हैं, एक ऑटोक्रेटिक, एक ब्यूरोक्रेटिक और एक इम्प्लिसिट बार्गेनिंग वाला। ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है उसकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जब तक लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, नीचे न तो कोई पनप पाता है, न सेकंड लाइन ऑफ कमांड बनता है, न वो किसी को डेवलप करता है, और वो एक तंत्र स्थापित कर लेता है। जब तक वो मजबूत होता है तब तक स्थिति बहुत अच्छी होती है। जब वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसने जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो डेवलप नहीं की है, क्योंकि उसके नीचे के जो सारे नेता हैं वो दबे हुए हैं, वहां पर एक तंत्रीय संवाद है, वहां मोनोलॉग है, वहां डायलॉग नहीं है, वहां नीचे वालों की बात नहीं सुनी गई है। तो ऊपर वाले नेता को यह भी नहीं पता चलता कि नीचे वालों के अंदर क्या स्थिति। हर आदमी जो है वो राजा का गुणगान करता है, हर आदमी जो है कहता है कि हाँ बड़ा अच्छी लीडरशिप है और आपका डंका बोल रहा है और विदेश में भी बोल रहा है और देश में भी बोल रहा है, तो उसे वस्तु स्थिति का पता नहीं चलता है। आज जो परिस्थिति है राजस्थान की या पूरे देश की, वो स्थिति यही है। यही स्थिति हुई थी, आपको याद होगा, खैर आप नहीं रहे होंगे उस समय, 75-76 में, जबकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय यही स्थिति थी, क्योंकि पूरे जो समाचार पत्र थे और मोनोलॉग स्थापित हो गया था, डायलॉग नहीं था, तो इंदिरा जी को पता ही नहीं चला वास्तविकता है क्या। देखिए, चाणक्य ने एक बात कही थी राम प्रकाश जी कि वो राज्य हमेशा सुखी होता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अगर आप अपने नीचे वालों को बोलने नहीं देंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, केवल मन की बात करेंगे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कभी उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। अब उन्हें लगा कि ये जो क्षेत्रीय नेतृत्व है ये इस लायक नहीं है कि परिवर्तन, या हम सेंटर से आके परिवर्तन यात्रा करेंगे। ये फिर थोड़े दिन बाद देखिएगा फिर कोई परिवर्तन करेंगे। कर्नाटका में इनको पता चल गया, कोई असर नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में पता चल गया, कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, वास्तविकता क्या है राम प्रकाश जी, मेरा मत है, बाकी लोगों का अलग अलग मत हो सकता है। आज के तारीख में जितना राजस्थान की लीडरशिप लायबिलिटी बीजेपी के लिए नहीं है, उससे ज्यादा मोदी जी लायबिलिटी हो गए। आज के तारीख में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट लीडरशिप से ज्यादा सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ है। और इसके विपरीत राज्य की लीडरशिप इंडिया की कैसी भी हो, आज के तारीख में जो राहुल गांधी जिस प्रकार के मैसेजिंग सोसाइटी को कर रहे हैं, उसके हिसाब से राहुल गांधी जो पिछले इलेक्शन में लायबिलिटी थे अब एसेट हो गए, और मोदी जी जो एसेट थे वो लायबिलिटी हो गए। तो बड़ा भीषण परिवर्तन है। तो they are just shuffling their reshuffling their cards. They do not know as to, they cannot understand as to what is to be done. There is complete state of confusion. और आपने जो शीर्षक में कहा मोदी और शाह, अब मोदी और शाह को भी एक साथ मत जोड़िए, मोदी और गडकरी को भी एक साथ मत जोड़िए, मोदी और राजनाथ सिंह को भी एक साथ मत जोड़िए। अभी आप देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए। अब तो शाह साहब पे मोदी जी को विश्वास नहीं है, जितना ज्यादा मोदी जी को विश्वास संजय मिश्रा पे है, और जितना ज्यादा मोदी जी को विश्वास अडानी जी पे है। मेरे ख्याल से अगर क्लोजेस्ट आज की तारीख में सबसे विश्वास पात्र अगर मोदी जी के कोई है तो संजय मिश्रा है और गौतम अडानी है। बाकी अडानी, अगर संजय मिश्रा के लिए उनको अमित शाह को भी किनारे लगाना पड़ेगा तो लगा देंगे, अडानी जी के लिए किसी और को किनारे लगाना पड़ेगा, लगा देंगे। तो आरएसएस हो, गडकरी हो, जितने लोग हैं आज के तारीख में सब मौके का इंतजार कर रहे हैं, और आप केवल जस्ट वेट एंड वॉच। सर ये बहुत बड़ी चीज है कि अमित शाह भी जो है वो दांव पर लग गए। खुद अमित शाह को भी अगर प्रधानमंत्री दांव पर लगा दें, क्योंकि वो तो जो कुछ ऐसे अभी तक, सर जब से हम लोग इस जोड़ी को देख रहे हैं, जब से हम लोग इन लोगों का नेतृत्व देख रहे हैं भाजपा में, यानी साल 2013 से लगभग जो शुरुआत हुई थी, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और वो सारी चीजें एक अलग पीरियड है, लेकिन ये जब से हम लोग देख रहे हैं लगातार इस जोड़ी की ही बात होती है। बार बार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आज की तारीख में 2 लोगों की हो गई है। वो ठीक है, 2 बाहर के लोग और जोड़े जाते थे, मेरे वो हम 2 हमारे 2 वाली बात होती रही है। लेकिन सर आज आपने जो बात कही वो बिल्कुल अलग और बिल्कुल बहुत
चौंकाने वाली बात है कि अगर अमित शाह भी दांव पर लग जाएं इन दो लोगों के चलते। खैर, ओम सैनी साहब आ गए हैं। जी जी जी, मैं एक बात कह दूं, देखिए ऐसी ही बात अडवाणी जी की और मोदी जी की भी कही जाती थी। तो आप तो खैर पत्रकार हैं और राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं। राजनीति में किसी की भी बलि ली जा सकती है। तो अब खेल जो है केवल ये है, अब योगी जी और मोदी जी की बात के क्या संबंध है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपको पता है। तो राजनीति में अपने कद को बरकरार रखने के लिए किसी की भी बलि दी जा सकती है। तो इसके जस्ट वेट, अगर मोदी जी जिस प्रकार से कमजोर हो रहे हैं और राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, तो किस किस की बलि होगी, अब देखते चलिए किस किस की बलि होगी। सर, दूसरे पहलू पर भी आपकी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जो जिस तरीके से एक अभी जोड़ने का टर्म शुरू हुआ है ना, कि कारपोरेटाइजेशन वाली जो बात शुरू हो रही है कि किस तरीके से भाजपा भी जो है कारपोरेट होती जा रही है, तो उस परिस्थिति में भी मुझे लगता है सर वो चीज बिल्कुल फिट बैठेगी, क्योंकि आप तो उसी विधा वाले हैं, तो एक लाइन इस पर भी बोल दीजिए कि कारपोरेट में भी तो यही चीजें होती हैं सर, कि हमेशा बलि जो है वो नीचे वाले ही दी जाती है। नहीं, देखिए कॉर्पोरेट में तो ये हो रहा है कि आप समझिए कि जिस प्रकार से अडानी जी को देश की सारी संपत्तियां बेची गई, अंबानी जी को तो नहीं बेची गई। अंबानी जी के लिए थोड़े से नीतियों का परिवर्तन हुआ, टाटा को भी कुछ थोड़े बहुत फायदे हुए, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और जो टॉप से मिडिल वाले पूंजीपति हैं वो कोई खुश नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अडानी जी को बढ़ाया गया है और जिस प्रकार से केवल गुजरात के पूंजीपतियों को बढ़ाया गया है, तो मरमरिंग वहां भी है। दे आर ऑल्सो जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। 14-19 वाली स्थिति नहीं है, जबकि सबको यह पता था कि मोदी जी को लौट के आना है, इसलिए उनको राइट साइड में रखो। 2024 में जो पूंजीपति हैं, और जब देखिएगा बजट का एलोकेशन होगा और किस प्रकार से फंडिंग होगी, तो आप देखिएगा गुजरात के पूंजीपति एक तरफ होंगे और बाकी देश के पूंजीपति दूसरी तरफ होंगे। अखिल स्वामी सर, एक तो राजीव सर ने जो जिक्र उठाया, अभी बात हो रही थी, तो सर क्या इंडिया के रूप में जो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो अभी तक तो दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है कि राज्यों के स्तर पर यानी विधानसभा के चुनाव में इंडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि कई तरीके के बयान आ रहे हैं। आपको सर कितनी संभावना दिख रही है कि बतौर इंडिया जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेगा विपक्ष? देखिए राम प्रकाश जी, जो राज्य स्तर पे, विधानसभा स्तर पे ये आवश्यक भी नहीं है और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर इंडिया मिलकर चुनाव लड़ेगा। फिर वो हर जगह नुकसान होगा, तेलंगाना में भी नुकसान होगा, वो वेस्ट बंगाल में भी नुकसान होगा, पंजाब दिल्ली में भी नुकसान होगा। तो विधानसभा चुनाव जो है उसको अलग तरह से लड़ा जाएगा, जिससे कि कंसोलिडेशन ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वेस्ट बंगाल का, अगर टीएमसी सीपीएम मान लीजिए एक हो जाएं, तो जो सीपीएम के सताए हुए कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे, जो टीएमसी के सताए हुए नेता हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी की जीत हो जाएगी। विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग स्थिति है। जहां तक लोकसभा का चुनाव है, वहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको चुनना है मोदी जी का या मोदी जी का विकल्प। आप चाहते हैं कि अडानी जी जो है फिर दोबारा नंबर 1 के वो बन जाएं और जितने भी देश की संपत्ति बची खुची है वो भी अडानी जी को चले जाएं, तो लोकसभा के लिए मोदी जी को वोट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार की घटना मुजफ्फरनगर में हो रही है, मेव में वहां पे हो रही है, मेवात में हो रही है, मणिपुर में हो रही है, वैसा हो रहा है, तो आप मोदी जी को वोट दें। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलजुल के करें, गुरु शिष्य परंपरा कायम रहे, तो मोदी जी को वोट ना दें। जहां एक बात ये कही जो आप लोगों ने, आपने पिछली बार प्रश्न पूछा था, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए लाल डायरी तो है, लेकिन लाल डायरी है, लेकिन उस लाल डायरी को खोला क्यों नहीं जा रहा है, वो मैं कारण बताता हूं। उस लाल डायरी के पहले पन्ने में लिखा है 20,000 करोड़ किसके हैं। उसके दूसरे पन्ने में लिखा जा रहा है कि ये जो सेबी ने रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, भीषण मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन विदेशों से हम सूचना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये लाल डायरी के दूसरे पन्ने पे है। लाल डायरी तो है, लेकिन लाल डायरी को ये खोल इसलिए नहीं पा रहे हैं, उसमें सारी की सारी पोल तो खुल रही है एनडीए सरकार की। जो सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, भैया बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, देश के युवाओं को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं, उद्योग धंधे चौपट क्यों हो गए हैं, छोटे उद्योग खत्म क्यों हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में जब छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 2-4 लोग जो गुजरात के रहने वाले हैं बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। तो इसलिए लाल डायरी तो है, लेकिन लाल डायरी में क्या लिखा है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है। मैं तो कहूंगा बीजेपी वालों से लाल डायरी को खोल दें और ये बताएं कि 20,000 करोड़ किसके हैं। अखिल स्वामी सर, अंतिम टिप्पणी, बात चेहरे को लेकर के बहुत ज्यादा हो रही है,
भारतीय जनता पार्टी खुद राजस्थान में कोई चेहरा नहीं लेकर के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। मध्य प्रदेश में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, हर जगह प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद ये बात कह चुका है कि भाई आपके चेहरे पर चुनाव जीता नहीं जा पाएगा, कम से कम राज्यों का। कर्नाटक में ये देखा भी जा चुका है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये कदम क्यों उठा रही है, अखिल स्वामी सर? देखिए रामप्रकाश जी, असल में स्थिति क्या है, आज की तारीख में लोग जब मोदी जी को देखते हैं तो उनको अडानी जी दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें परेशानी है। राजीव सर ने जो बात कही बिल्कुल मैं सहमत हूं। देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया था बीएसपी ने बीजेपी से, और सारे ऐसे कैंडिडेट्स उतार के समाजवादी पार्टी के 15-20 हजार वोट काट के उन्होंने एसपी को हरवाया था। बिल्कुल राजीव सर से मैं सहमत हूं। यही चीज वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव में हो सकती है, तेलंगाना के चुनाव में हो सकती है। ट्रायंगुलर फाइट हो, लेकिन जो तीसरी पार्टी है वो ये पहले आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस हो कि जहां पे जो स्ट्रांग है वो कैंडिडेट होगा, लेकिन मेरा कैंडिडेट आपके वोट नहीं काटेगा, बीजेपी के वोट काटेगा। जैसे बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, वैसे ही वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में थर्ड पार्टी को आपस में स्ट्रेटेजिक अलायंस करना पड़ेगा। राजीव सर से बिल्कुल सहमत।